मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन और जगा भारत इनके संयुक्त प्रयासों से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, अ, आपका विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के वक्त में शिक्षा ये बहुत ही सेकेंडरी हो गई है और विशेष रूप से कोरोना के संक्रमण से तो इतने प्रश्न प्राथमिकता ले रहे हैं कि जिन बच्चों का आज हमें बहुत ही अ, गहराई से समझने की आवश्यकता है और गंभीरता से इसके बारे में कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसे वक्त पर इसे हमने बहुत ही आखिरी एक स्टेज पर लाकर रखा है, जिसके कारण से अभी तक हमारे विद्यालय खुल नहीं पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो जिस डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचने की बात हो रही है, वह क्या हम सही माने में पहुंच पा रहे हैं? और क्या यह एक मेन स्ट्रीम शिक्षा का तरीका अगर होने की बात हो आगे आने वाले भविष्य में, तो हम किस तरह की परिस्थितियों को देखते हैं? इसकी भी एक गहरी समझ अभी के वक्त में विकसित करना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे में पंचायत राज से संबंधित जितने भी कार्यकर्तागण यहाँ पर इस बारे में अपनी समझ-बूझ बढ़ाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि एक मौका प्रदान करेगा कि हम शिक्षा की तरफ आज की स्थिति में कैसे देखें और इस शिक्षा में डिजिटल शिक्षा का योगदान कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता है। और रही बात विषमता कम करने की, तो विषमता कम करना ये अपने आप में काफ़ी अलग मायना रखता है। शिक्षा उसमें निश्चित रूप से बहुत सहायक हो सकती है, पर केवल डिजिटल शिक्षा ये कितनी मददरूप होगी इस डिवाइड को कम करने के लिए और विषमता को कम करने के लिए, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर जब हम अ, शिक्षा नीति विषमता क्या कम करेगी इस बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले शिक्षा क्या है, इसे हमें बहुत ही संक्षेप में उसकी तरफ एक नजर डालते हुए आगे जाना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी ने कैसे देखा है, गांधी जी का मैंने यहाँ क्यों डाला है, ये मैं थोड़ा खुद ही जानना चाहती थी। मुझे ऐसे लगता है कि एक संदर्भ है इस कार्यक्रम का, एक ऐतिहासिक विरासत है जिसको आपने पाया है और उसे थोड़ा समझना भी इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो प्रेरणा कांग्रेस की रही है, वह गांधी जी, उन्होंने शिक्षा को कैसे देखा है। वे कहते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। उसे वे केवल संकुचित एक मेरिटोक्रेसी के रूप में देखने वाली शिक्षा नहीं मानते हैं, वो अक्षर ज्ञान को भी शिक्षा नहीं मानते हैं। तो दिल, दिमाग और शरीर, इन तीनों के बेहतर से बेहतर एक शिक्षा और इसका परस्पर संबंध, इसको वो देखते हैं और इस तीनों के तहत जो उत्तमता है उसे आविष्कृत करना, यही शिक्षा है, ऐसा वे मानते हैं। टैगोर कैसे देखते हैं शिक्षा की तरफ, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये दोनों शिक्षा शास्त्री एक तरह से हमारी परंपराओं में और समता की दृष्टि रखने वाले, एक बेहतर सुंदर समझ रखने वाले शिक्षा शास्त्री हैं। टैगोर कहते हैं, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट merely give us information but makes our life in harmony with all existence। हम इस सृष्टि का एक हिस्सा है, न कि हम इसके मालिक। और इसके साथ ही एक बेहतर रिश्ता बनाते हुए एक समझ हमारी विकसित हो और उसके साथ हमारी शिक्षा को हम आविष्कृत कर सकें, उसी को टैगोर एक अच्छी शिक्षा मानते हैं। गांधी जी आगे कहते हैं, मनुष्य न तो कोड़ी बुद्धि है, न स्थूल शरीर, न केवल हृदय या कोई आत्मा है। संपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए तीनों के उचित और एकरस मेल की आवश्यकता होती है और यही शिक्षा की एक सच्ची व्यवस्था है। कुल मिलाकर न तो बुद्धि को अत्यंतिक महत्वपूर्ण स्थान देकर शरीर और हृदय को कम माना है उन्होंने, बल्कि इन तीनों को एक उचित स्थान मिलना
और उनका एकरस एक रूप होना, इसी में शिक्षा का सही व्यवस्थापन है और व्यवस्था है, ये मानते हैं। इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वक्त में शिक्षा एक बहुत ही संकुचित ढंग से बुद्धि केंद्रीय रचना के रूप में आकार ले रही है। ऐसे वक्त में और इस बुद्धि का उपयोग भी किसी विशिष्ट लोगों के या कुछ विशिष्ट हित में ही उसका उपयोग हो, ऐसी व्यवस्था जब शिक्षा की बनती है, ऐसे में गांधी जी जो कह रहे हैं इसे गहराई से समझना ये बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। शिक्षा का एक तो महत्व होता है कि एक अच्छे इंसान को गढ़ना, और गांधी जी की दृष्टि से ये होलिस्टिक समझ, टैगोर की दृष्टि से ये होलिस्टिक समझ बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से व्यक्ति एक समाज में रहता है, इसीलिए इस समाज का आज के वक्त में प्रजातंत्र का रूप हम कैसे देखते हैं, और इसमें शिक्षा और व्यक्ति का बढ़ना, इसे कैसे वो समझते हैं, ये भी हम जाने। वे कहते हैं प्रजातंत्र का अर्थ में ये समझता हूँ कि इस तंत्र में नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन सिवा हिंसा के ये कभी हो नहीं सकता। हमें गांधी जी जो जो कह रहे हैं उसे मानने की आवश्यकता नहीं है, पर एक हमें टॉर्च लाइट जरूर देते हैं। आज की व्यवस्था को हम इन शब्दों के तहत अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमारे जवाब हम ढूंढ सकेंगे। क्या हमारी प्रजासत्ताक रचना आज इस तरह से हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इस दिशा में आगे बढ़ रही है? इनके जवाब हम आगे के कुछ समय में ढूंढने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का अधिकार आज वैश्विक स्तर पर माना गया है। यह अधिकार कोई भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट मानवाधिकार के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जिंदगी का अधिकार है। हमने ये माना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, हर तरह से हम कास्ट, क्रीड, हर इसके परे जाते हुए एक इंसान को इंसान के रूप में हमने जिंदगी का अधिकार दिया है, आजादी का अधिकार दिया है, बराबरी का, सम्मान का अधिकार दिया है। यह मानवाधिकार है और इसे भारतीय संविधान ने स्वीकृत किया है, उसे एक कानून के रूप में भी स्वीकार किया है। इसीलिए हम उस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के अधिकार को देखें, उसका महत्व समझें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तो शिक्षा बहुत ही अनिवार्य एक व्यवहारिक चीज आज हो चुकी है। ये हम जानते हैं, ये हम अनुभव करते हैं। ये शिक्षा अधिकार अधिनियम और इससे आने वाले आह्वान, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें ये जानना चाहिए कि 2002 तक हम शिक्षा को के अधिकार का महत्व तो जानते थे, पर इसे हम अधिकार के रूप में नहीं दे पाए थे। हम एक मार्गदर्शक तत्व के रूप में इसे स्वीकृत हमने किया था। स्वतंत्रता के बाद 2002 तक हमें रुकना पड़ा है, जिसके तहत 86 संशोधन द्वारा हमने शिक्षा के मौलिक अधिकार को स्वीकार किया है। तब तक हम इसमें जिस तरह का काम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए हैं, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। 2030 में बच्चों तक 30 तक बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंचे, इसका जो यूनेस्को ने एक टारगेट रखा है, बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, उसमें हमारी भी राष्ट्रीय भागीदारी हमने मानी है। हमने अपने आप को इस बच्चों के हक के लिए हमारे खुद के राष्ट्र के रूप में, हमारी वो एक कर्तव्य के रूप में हमने इसे देखा है, वो बंधन स्वीकार किया है। स्वाभाविक रूप से हमारा शिक्षा अधिकार का अधिनियम जो 2009 में प्रत्यक्ष में आया और आरटी के रूप में लागू हुआ, एक अधिकार के रूप में प्रत्यक्ष रूप से लागू हुआ, वह इस
एक ग्लोबल प्रक्रिया का हिस्सा है, इसे भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके तहत माना यह गया है कि हर बच्चे को 14 वर्ष तक की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है, और इसी प्रक्रिया को एक तरह से थोड़ा पहले ही 2002 के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसने एक बहुत ही बेहतरीन पहल भी की है। राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े पैमाने पर अपने देश के लोग, अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ लोग एक साथ आए थे और नेशनल फोकस ग्रुप डिस्कशंस के माध्यम से एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया। एक बेहतरीन पहल थी ये कोठारी कमीशन के बाद की, जिसके द्वारा हम इस अधिकार तक पहुंचने की एक फ्रेमवर्क बना पाए थे। पर यह फ्रेमवर्क आज भी बना हुआ है, पर आज नया 2020 का फ्रेमवर्क बन रहा है, जिसकी तरफ हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की अच्छाइयों को हम बनाए रखेंगे, या इसमें जो अच्छाइयां हैं उसको दूर करते हुए हम कुछ कम दर्जे की चीजों को आगे ले जाएंगे? इसका बहुत ही बारीकी से ध्यान हमें रखना जरूरी होगा। क्या बताता है हमें आज की स्थिति? हमारे जो नेशनल सर्वेज हुए हैं, इस सर्वेज के माध्यम से हमें दिखता है कि आज भी हमारे देश के 25 करोड़ बच्चे 6 से 17 वर्ष के बीच के, यानी कि 3% 22 बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। ये करोड़ बच्चे ये आउट ऑफ स्कूल हैं। उसका मतलब ये होता है कि आज की स्थिति में ये अधिकार तो हमने दिया है, उसके बावजूद भी एनरोलमेंट के लेवल पर भी हम इतने बच्चों तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो इन बच्चों तक पहुंचना और जिन्हें एनरोलमेंट मिला है, उन बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन, एक इक्विटेबल एजुकेशन पहुंचाना, ये हमारे सामने का चैलेंज है। ड्रॉप आउट रेट ये भी हमारे सामने की बहुत ही गंभीर समस्या है। आज के आंकड़े क्या कहते हैं, ये हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। आज का सकल ड्रॉप आउट रेट हमारा है 6 से 8वीं कक्षा तक करीब करीब 10%, 9वीं और 10वीं कक्षा में करीब करीब 20%, और 10वीं और 12वीं तक 40% ये ड्रॉप आउट रेट है। ये बहुत भयंकर ड्रॉप आउट रेट है, ये हमें समझना चाहिए। और इसमें अगर हम जाएंगे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं तथा दिव्यांग बच्चे, इनमें अगर ये ड्रॉप आउट रेट हम देखते हैं तो और भी भीषण समस्या बनती है। जनजाति, महिलाएं और दिव्यांग, इनमें विशेष प्रावधान करने की, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा कोई ऐसी न्यूट्रल चीज नहीं होती है। उसका एक समाज कारण होता है, उसका राजकारण होता है, उसका अर्थकारण होता है। इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे देश में अब तक के जो प्रयास हुए हैं, उनके चंद पड़ाव मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्वतंत्रता मिलने से पहले तथा बाद के कुछ वर्षों में गांधी जी के शिक्षण विचारों से प्रेरित बुनियादी शिक्षा का काम, जहां कांग्रेस सत्ता में थी, वहां बहुत बड़ी संख्या में 1938 से 1965 तक हुआ है। इस कार्य को हम आज इतना महत्व नहीं देते हैं, पर इतिहास इसका साक्षी रखता है कि बहुत बड़ा काम हुआ था, और इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए खास रूप से हिंदुस्तानी में तालीमी संघ की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और स्वतंत्रता के बाद नई तालीम पूरे देश में लागू करने की बात सोची गई। सर्वांगीण विकास, विकेंद्रित तथा शोषण मुक्त समाज के विकास के लिए शिक्षा का दर्शन और शिक्षा पद्धति का विशेष महत्व था। उसके बाद हमारे यहाँ आया है कोठारी कमीशन, 1964 से 66 इसके बीच इसका काम हुआ है, जिसके द्वारा संवैधानिक मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए मुफ्त और समान शिक्षा की पद्धति प्रणाली की आवश्यकता की बात इसमें रखी गई। और पर इस कमीशन ने
ज्यादा जोर विज्ञान की शिक्षा पर दिया था, ताकि भारत एक उद्यम की दृष्टि से विकसित राष्ट्र के रूप में आकार ले सके। इसमें कॉमन स्कूल व्यवस्था की बात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई थी, और इसमें यह माना गया था कि 14 साल तक की शिक्षा बुनियादी शिक्षा के रूप में चलती रहे, और इसे वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन के रूप में जाना गया था। सेकेंडरी और उच्च शिक्षा में विज्ञान और तंत्रज्ञान की शिक्षा पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता जताई गई थी। इसमें काफी प्रयास भी हुए, पर उच्च शिक्षा में प्रयास हुए, परंतु प्राथमिक शिक्षा के सुधार में हम विशेष प्रयास नहीं कर पाए। 1986 की शिक्षा नीति एक तरह से जो बाद में आई, इसने शिक्षा के निजीकरण को काफी छूट दी। कुछ अच्छे प्रयास भी इसके दौरान करने की बात भी हुई, पर साथ साथ निजीकरण के लिए छूट मिली, जिसके आगे परिणाम भी हम देख रहे हैं। 1990 के आगे तो शिक्षा का निजीकरण काफी बड़े पैमाने पे हुआ है। जैसी खुली रचना व्यवस्था का हमने स्वीकार किया, उसी तरह से ग्लोबल प्रेशर्स भी हम पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। और वैसे तो 1986 से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत एक्सटर्नल बहुत सारे पैसा और इंटरेस्ट ग्लोबली इसमें काम करने लगे, और 1990 में ये एक शिक्षा क्षेत्र प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के रूप में भी इसे मान्यता दी गई। और आज यह प्रश्न बहुत ही गंभीर बना हुआ है। ये केवल संकल्पना के रूप में नहीं, तो ये आज हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा बना है। आज हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनी हुई है, कि जिसमें अलग अलग आर्थिक स्तर के लोग अलग अलग आर्थिक स्तर वाले शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पाते हैं, और इस तरह से एक हायरार्किकल रचना हमारे शिक्षा व्यवस्था में बनी हुई है। और इस व्यवस्था के तहत हम समता की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा क्या सही में हम उस दिशा में मार्गक्रमण कर रहे हैं। इसके जवाब आज तो भी नहीं के रूप में आते हैं मेरी दृष्टि से। आप अपनी समझ से इसे देखने की, अनुभव करने की कोशिश करिएगा। हमारा जो भी हम एक व्यवस्था को स्वीकृत करते हैं, उस व्यवस्था के अपने हम भले ही भाषा हमारी कुछ भी हो, हमारे डॉक्यूमेंट्स कुछ कहते रहे, पर उस व्यवस्था का हमारे पूरे शिक्षा के रचना पर काफी बड़ा परिणाम होता है। शिक्षा के उद्देश्य इस ग्लोबल और नेशनल जो एजेंडा होता है उससे प्रेरित होते हैं, और पाठ्यक्रम पर भी इसका गहरा असर होता है। और एक भाषा तो हमारी वोकली अलग होती है, पर छुपा पाठ्यक्रम भी इसका एक हिस्सा बनता है। तो ये भी हमें ज्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ एक और प्रक्रिया हमारे भीतर होती है, जिसके तहत हमारी व्यवस्था कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं जिसमें सारे लोग एक से हैं। इसमें अभिजनों की संस्कृति हमेशा बहुजन समाज पर हावी होती है, और पाठ्यक्रम में इसका असर बहुत ही सीधे सीधे दिखता है। हमारे पाठ्य पुस्तक अगर हम ठीक से अध्ययन करें, तो इसके परिणाम स्वरूप उसका असर लेकर हमारे पास आते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा शिक्षक का, अध्यापक का रोल होता है कि इसका एक सही विश्लेषण करते हुए हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, या हमारी शिक्षा व्यवस्था के मूल मूल्यों तक हम ले जाते हैं शिक्षा की प्रक्रिया को, उसको समझते हुए उसको अनफोल्ड करें इन किताबों को, और सही माने में विश्लेषणात्मक रूप से शिक्षा बच्चों तक पहुंचे। पर अगर ये नहीं हो पाता है, तो शिक्षा व्यवस्था जो एक हिडन करिकुलम होता है उसको लेकर आगे बढ़ती है। आज जिस नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत अच्छे शब्दों को लिखा गया है, पर उसके तहत अन्य कुछ चीजें भी हो रही है जिसको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है। और नई शिक्षा नीति भले ही एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करती है, एक सांस्कृतिक मूल्यों की बात करती है, पर ये कौन से राष्ट्रीय मूल्य हैं, और
कौन से संस्कृति की बात ये कर रहे हैं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम चूँकि एक मर्यादित उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए इसका विस्तार से विश्लेषण तो हम नहीं रख पाएँगे, पर इसमें शुरुआत ही ऐसे होती है कि जिसमें पहले के जो शिक्षा का हमारा प्रवास हुआ होता है, उसका एनालिसिस करते हुए आज हमारे सामने किस तरह के आह्वान हैं, वहाँ तक आकर हमने जो एक व्यवस्था और हमारे मूल्य, संवैधानिक मूल्य निश्चित किए हैं, सुनिश्चित किए हैं, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था है। इस बात का एक प्राथमिक एक समझ बनाते हुए हमें शिक्षा नीति का प्रारूप रखना ज़रूरी होता है। कुल मिलाकर ये अब तक के शिक्षा नीति को रखते समय इस बात का ख़्याल रखा भी गया है, पर इसमें इस तरह की कोई भी प्राथमिक एक ज़िम्मेदारी अ, न रखते हुए सीधे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को न रखते हुए ये बात को रखा गया है और कुल मिलाकर इसमें संवैधानिक मूल्यों को स्थान तो मिला है पर केंद्रीय स्थान मिला है, ऐसा नहीं दिखता है। इसमें बहुत अच्छे शब्दों को भी रखा गया है, पर प्रक्रिया क्या उस दिशा में सही मायने में होगी? क्या उस दिशा में सही प्रयास होंगे? ये आगे वाले आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम इंसान को एक अच्छे इंसान यानी व्यक्ति के रूप में देखते हैं या उत्पादक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हमारी व्यवस्था जो एक हिडन करिकुलम के रूप में काम कर रही है उसको पूरा करने के लिए एक उत्पादक व्यक्ति के रूप में हम इन्हें देखते हैं। ये भी हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा क्योंकि आज सीधे हमारी व्यवस्था एक उत्पादक व्यक्ति के रूप में इसे देखने लगी है। अम, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम आज की शिक्षा व्यवस्था एक तरह से निजीगत निजीगत और सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है, उसके लिए हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से खोल देने की बात की है। तो ऐसे में जो प्राइवेट एजेंसीज इसमें भागीदारी देंगे, क्या वाक़ई में कॉन्स्टिट्यूशनल जो ज़िम्मेदारी हमने स्वीकार की है और उसकी पूर्तता के लिए शिक्षा का जो एक शिक्षा की व्यवस्था आकार लेनी चाहिए, क्या हम सही में उस रूप से समर्पित होकर काम कर सकेंगे या जो हमारे जो प्राइवेट एजेंसीज इसमें अपना निवेश करेंगे, उनके अपने कुछ एजेंडा होंगे। इसको भी देखने की बहुत आवश्यकता है। आज के वक़्त में ऐसे दिखता है, कोरोना के समय में जो एक्सटर्नल एजेंसीज इसमें अभी शामिल हो रही है, अपना सहयोग दे रही है, उनके अपने एजेंडा बहुत ही क्लियर कट ढंग से दिख रहे हैं, जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारी अंतर्गत व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था हो, उसमें भी किस तरह के हमारे स्वार्थ इसमें आगे आ रहे हैं या ग्लोबल कुछ प्रेशर्स इसमें या स्वार्थ आगे आ रहे हैं, इन दोनों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जैसे कुछ शब्दों को मैं यहाँ रखना चाहती हूँ कि इसमें भारतीय संदर्भों में, सांस्कृतिक संदर्भों में ये एक वाक्य लिखा गया है। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। ये एक हमारा उद्देश्य है, संकल्प हम ले रहे हैं। जहाँ पर प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उनसे प्रेरणा पाना, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। अभी एक क्रिटिकल दृष्टि की आवश्यकता होती है। भारतीय व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एक अपने आप में कोई यूनिफॉर्म एक रचना है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे हित संबंध हैं, बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ जाती हैं और एक राजकीय रचना भी है जिसमें हर कोई अपना अपना इस शिक्षा व्यवस्था में लाभ हो और स्थान मिले बराबरी का, इसके लिए कोशिश करता है। तो इसीलिए कौन सी संस्कृति, किन किन लोगों की जड़ें, किसके गौरव की बातें हम कर रहे हैं, इसको भी गहराई से जानने की आवश्यकता होगी।
ऐसी स्थिति में हम डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल शिक्षा भी इनसे बहुत परे नहीं है। ये सारी बातें जो ग्लोबल हो या अंतर्गत रूप में एक सांस्कृतिक ढंग से काम करने वाली हो, इन दोनों बातों का डिजिटल शिक्षा पे एक असर रहेगा। और आज के वक्त में डिजिटल शिक्षा की अनिवार्यता सरकार द्वारा जब बताई जा रही है, तो वो किस तरह के कारण इन्हें रखती हैं हमारे सामने और उनका अपना आकलन क्या है, ये हम नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क 2020 के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ये उन्होंने माना है कि आज के वक्त में नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, ये पॉलिसी और महामारी, कोविड की महामारी, ये दोनों एक साथ आई हुई चीज है। एक तरह से हमने काफी हड़बड़ भी की है इस पॉलिसी को बनाने में, और जितना समय इसके लिए देना चाहिए था उसको एक पारदर्शी बनाने में, कहा तो गया है, कुछ प्रोसेसेस भी हुई हैं, पर क्या वाकई में इतनी हड़बड़ थी? क्या वाकई में सारी डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम तैयार थे? आ, क्या बाकी चीजों पे भी हमने असरदार तरीके से सोचा हुआ है? ऐसे कई प्रश्न हैं, पर हम डिजिटल शिक्षा के रूप में थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सरकार ने माना है कि इस तरह के संक्रामक रोग आने वाले काल में बार बार आते रहेंगे, और इसमें काफी वैज्ञानिक एक तथ्य है, और उसके कई पर्यावरण के कारण भी हैं, जो हमने एक कॉर्पोरेट रचना स्वीकार की है और जिसमें उपभोगवादी रचना को हमने केंद्र स्थान में रखा है, इकोनॉमी को और हमारी संस्कृति को भी एक ग्लोबल संस्कृति के रूप में। इसके तहत पर्यावरण के कई प्रश्न और ग्लोबल वार्मिंग के प्रश्न, इसका सामना हमें करना पड़ रहा है। इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि ये संक्रामक रोग अभी आते रहेंगे और इसको एक वैश्विक महामारी के रूप में हमें बार बार इनका सामना करना पड़ेगा। और कई और भी प्रश्न आ रहे हैं, इन इसको हमें मान लेना चाहिए। ऐसे ये हमें ये बिल्कुल तथ्य है। पर ऐसे में क्वालिटी शिक्षा डिजिटल शिक्षा के द्वारा दी जा सकती है, ये एक हाइपोथेसिस रखा गया है, और उसे उपलब्ध कराना ये कर्तव्य मानती है सरकार। और पर साथ साथ वो ये भी जानती है कि आज के वक्त में हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनके अपने द्वारा इस पॉलिसी के तहत, जिसमें सरकार के अलावा अन्य लोग भी हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी है, इसका कार्यक्रम करिकुलम फ्रेमवर्क अभी बना नहीं है। इस पॉलिसी को बनाने में अन्य लोग भी थे, इसीलिए इन्होंने किस तरह के आह्वान को समझा है। वे मानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा व्यवस्था को अनुकूल बनाना और विस्तारित करना अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो ये जिनके पास ये सारी व्यवस्था है उनमें, और जिनके पास ये व्यवस्था नहीं होगी उनमें विषमता बढ़ाएगी, ये खुद मानते हैं। इसके लिए डिजिटल उपकरणों की बहुत बड़े पैमाने पे आवश्यकता होगी। हर किसी के पास ये उपकरण लगेंगे, इसको भी उन्होंने माना है, और ये ऐसे दर्जे के रहेंगे कि जिसमें इसका अंतर तो खत्म होना ही चाहिए, परंतु इसकी एक क्षमता जो है वो भी बराबरी की होनी चाहिए। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए एक विशिष्ट रूप की प्रौद्योगिकी लगेगी, जो समता की दृष्टि से विकसित की जाएगी, यानी कि यहाँ का इंटरनेट, यहाँ का बैंडविड्थ और यहाँ के ये गैजेट्स, इसके तहत जो सुविधाएं मिलेगी, वो सुविधाएं एक सी सबको मिलनी चाहिए, ये माना गया है। पर क्या आज ये व्यवस्था है? तो इसके जवाब नहीं है, हम आगे देखेंगे। इसके तहत अन्य भी आह्वान है। क्या हमारे अध्यापक इसके लिए तैयार हैं? क्या इस तंत्र को वो समझते हैं? क्या इस हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा के मूल्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य है, उन उद्देश्यों के अनुरूप इस तंत्र का उपयोग करने के लिए हमारे अध्यापक तैयार हुए हैं? ऑनलाइन आकलन एक अपने आप में भिन्न प्रक्रिया है। क्या हमारे बच्चे और अध्यापक इस आकलन की प्रक्रिया को समझते हुए इस अध्ययन प्रक्रिया को चला सकेंगे? आज हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसके अपने भी बहुत ही गहरी समस्याएं। इनमें एक विशिष्ट तरीके के ही मूल्यांकन कर पाना,
ये आज हम कर पा रहे हैं, जो केवल इंफॉर्मेशन के स्तर पर या एक विशिष्ट तरीके के मूल्यांकन को ही बढ़ावा देती हैं, जिसमें गहरी सोच को एक्सप्लेनेटरी तरीके से विकसित करना, रख पाना और उसके आधार पे मूल्यांकन करना, इसकी व्यवस्था आज हम नहीं देख पा रहे हैं। इसकी तो बहुत ही गहरी समस्या है आज के वक्त में हायर एजुकेशन में हम देख रहे हैं। इसमें नेटवर्क, बिजली की उपलब्धता, इसके बारे में कितनी कितनी गहरी समस्या है। जहाँ पे बिजली ही हम नहीं दे पाते हैं, तो कहाँ से नेटवर्क देंगे? कैसे समता आएगी? और ये सब किए बगैर अगर हम डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं, तो हम क्या डिवाइड हम समता की दिशा में ले जाएंगे या इसको और दूरी बनाएंगे? ये शिक्षा की ही दूरी नहीं, तो ये सारी हमारी अर्थव्यवस्था की दूरी पर इसका परिणाम होगा। हर तरह की व्यवस्था में ये दूरी बढ़ाएगी। इसमें शिक्षा की दृष्टि से अगर सोचा जाए, तो वे खुद मानते हैं कला, विज्ञान, कार्यानुभव, गणित आदि विषयों को डिजिटल तरीके से सीखने में आत्यंतिक मर्यादा है। इस बात को हमें समझना चाहिए। सामाजिक, भावात्मक और साइकोमोटर, भावात्मक, इनको विकसित करने में बच्चों को जो आधार की आवश्यकता होती है, बच्चों के जो संदर्भ होते हैं, भावात्मक संदर्भ होते हैं, सामाजिक संदर्भ होते हैं, इन संदर्भों में शिक्षा को काम करना पड़ता है। एक अध्यापक इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बच्चों तक पहुंचाता है। ये पहुंचाना, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए। पर जब आप डिजिटल कंटेंट देते हो और जिसमें शिक्षा एक अध्यापक एक मात्र पहुंचाने वाला एक मीडिया बनता है, ऐसे में ये सारा जो क्षेत्र है, भावनिक आधार देने का, सामाजिक आधार देने का, उनको हर तरह से उनकी प्रश्नों को भावनिक प्रश्नों को समझकर एक माहौल बनाने का, इसके बहुत ही गंभीर प्रश्न निर्माण होंगे। अपने आप में जो पायलट व्यवस्थाएं, अध्ययन इसमें करना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता सरकार महसूस करती है। वो मानती है कि बच्चों को इसकी समझ बननी पड़ेगी, इसकी आदत अभी बच्चों को नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता, ये सीखे कैसे? ये ई कंटेंट कैसे विकसित होना, इसके पास हमारे पास कोई कोई व्यवस्था नहीं है। दीक्षा ऐप हमने जो विकसित किया है आज के वक्त में, वो हर तरह से बहुत ही कोई अध्ययन के साथ ये अ, हमने इस दीक्षा एक प्लेटफॉर्म के तहत हमने कंटेंट विकसित किया है या सुधार किया है या उसको लाया है, इसकी एक व्यवस्थाएं बनी है, ऐसी स्थिति नहीं है। जो कोई मुफ्त में इस तरह का कंटेंट देता है, उसको एक मोटा-मोटी तौर पे देखकर इस प्लेटफॉर्म पर डालने की ही केवल प्रक्रिया होती है। इसमें टेक्निकल एरर्स भी बहुत बड़े पैमाने पे और एक तरह से ये स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी बहुत जटिलताएं हैं, क्षेत्र की है, विविधता की है और आने वाले तेज परिवर्तन की भी है इस प्रौद्योगिकी में। इसको ध्यान में रखते हुए अगर ये पुराने न हो, हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी की है, उसके लिए बार बार इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, बार बार इस पर काम करना पड़ेगा और ये सब तक पहुंचाना भी पड़ेगा। इसमें दोनों तरफ से ऑडियो, वीडियो, इस तरह की तांत्रिक सुविधाएं लगेगी। इसको बड़े प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने कहा है कि आज हम कहीं भी नहीं है। आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत बहुत बड़े पैमाने पे निजीगत स्कूल को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, इसके तहत डिजिटल शिक्षा को भी एक नया बाजार खड़ा हो रहा है। इसमें ऐसे एजेंसीज खड़ी हो रही है जो अपने डिजिटल पाठ्यक्रम को बाजार में लाकर विद्यालयों को बेच रही है, जिसमें शिक्षक मात्र ये खरीदा हुआ जो पैकेज है, उसको अपने बच्चों के सामने रखना और क्लिक के द्वारा ऑन ऑफ करके इसको समझाना और बताना और परीक्षा लेना, वो भी परीक्षाएं उनकी ही जो होती है, उसको ही बच्चों तक ले जाना, इतने बराबर का काम अध्यापक कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अध्यापक एक
एजेंसी बनता है मात्र, जो किसी एक लॉबी के बनाए हुए कार्यक्रम को बच्चों तक पहुंचाता है। ये एक तरह से अध्यापक के स्थान का बहुत ही भयानक डिटेरियोरेशन है। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। गरीब और अमीर की खाई तो जो बढ़ा रहा है, ये हम देख ही रहे। स्मार्टफोन की उपलब्धता की बात क्या बताती है हमें? एनसीईआरटी के ने केवल केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों का सर्वे किया था। 27% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं था अगस्त 2020 तक। बंबई के स्लम एरिया में किया गया सर्वे ये बताता है, जनवरी 2020 का, 65 से 70% बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। इकोनॉमिक सर्वे जनवरी 21 का बताता है कि 60% परिवारों के पास स्मार्टफोन की उपलब्धता है, पर यह इस बात का निदर्शक नहीं है कि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है और वो उसका उपयोग कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही फोन है और ये एक फोन कई बच्चों को शेयर करना पड़ता है। अभिभावक के पास भी वो जाता है और वो उसे कई बार लेकर जाना पड़ता है अपने काम पर। ऐसे में इंटरनेट करीब अगर हो अभिभावक, तो क्या उसके पास लगातार इंटरनेट पैक रहेगा? इंटरनेट की रेंज रहेगी, बिजली रहेगी, बैंडविड्थ रहेगी? क्या होगा? ये कुछ भी नहीं हो रहा है। आज की हमारा अध्ययन ये बताता है कि बहुत ही कम बच्चों तक हम पहुंच पा रहे हैं। फिर घरों में छोटा बड़ा, बेटा बेटी आदि भेद तो है ही। कोरोना ने इस निजीकरण को बहुत बड़ा मौका दिया है। इस दौरान हम देखते हैं कि डिजिटल उद्यम की प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। जो आंकड़ा मैंने पहले की स्लाइड में बताया था, गरीब लोगों ने भी, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, उन्होंने कम खाया किंतु बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था मिले, इसलिए मोबाइल खरीदे हैं, स्मार्टफोन्स खरीदे हैं। पर क्या इस स्मार्टफोन्स के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इक्विटेबल शिक्षा मिल रही है? शायद नहीं। एनईपी इसकी अपरिहार्यता को बनाता है, इसीलिए इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। हमें ये देखना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन के कारण क्या हम डिजिटलाइजेशन स्वीकार करें, पर क्या हमारी आवश्यकता के लिए हम स्वीकार कर रहे हैं? हम एक बेहतर शिक्षा दे सके इसीलिए हम स्वीकार कर रहे हैं, या डिजिटल लॉबी जो हमें देना चाहती है उसके लिए हम स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम यंत्र को शरण जाए, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पाठ्यक्रम, क्या इस व्यवस्था को शरण जाए, या हम हमारी स्वायत्तता को, हमारी एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को और बेहतर शिक्षा की हमारी समझ को बनाए रखने के लिए, जहां तक ये डिजिटलाइजेशन मदद करता है वहां तक हम इसे स्वीकार करें? ये निर्णय लेना हमारे लिए आज आवश्यक है और ये स्वायत्तता भी हमारी बनी रहनी चाहिए। हमें ये भी समझना जरूरी है कि शिक्षा शास्त्र क्या कहता है। शिक्षा शास्त्र ये कहता है कि लर्निंग पिरामिड है, जो कहता है कि बेहतर शिक्षा कोई चीज ऑडियो विजुअल देखने से या पढ़ने से, लेक्चर को सुनने से नहीं होती है, वो प्रत्यक्ष प्रैक्टिस से होती है। आप यहाँ देखेंगे, बच्चों को सिखाना, अपनी समझ को उपयोजित करना, ये उसका मतलब है। और दूसरा है प्रैक्टिस बाय डूइंग, इन्हें प्रत्यक्ष रूप से करते हुए सीखना। इससे ज्यादा से ज्यादा एक टिकाऊ तरीके की, शाश्वत तरीके की शिक्षा हो पाती है। पर हमारे ये जो आभासी तरीके, वर्चुअल तरीके रहेंगे, इसमें ये दोनों चीजें नहीं रहेगी। या तो इसके लिए इतना अलग तरीका मटेरियल बनाना पड़ेगा और सीखने की प्रक्रिया बहुत ही अलग होगी। पर आज के वक्त में हमारे पास कोई इस तरह का डिजिटल प्रोग्रामिंग नहीं है, न ही इस तरह के हमारे प्रयास है कि जिसके तहत ये प्रैक्टिस बाय डूइंग और उसका उपयोजन के स्तर पे शिक्षा प्रक्रिया चले घर में या विद्यालयों में, और फिर हम डिजिटल तंत्र को उस हिसाब से एक जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसी हमारी व्यवस्था और हमारे प्रयोग भी इस दिशा में बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि
बालक केंद्रीय शिक्षा होनी चाहिए, ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें क्या माना गया है कि ये सारा बच्चे करते हुए सीखते हैं, बच्चा खुद करते हुए अपने ज्ञान की रचना करता है, और ये लर्निंग बाय डूइंग के लिए एक गणित और विज्ञान की शिक्षा जो इसमें लाल रंग से दिखाई गई है, जीन पियाजे ये इसके एक प्रवर्तक हैं, और कई सारे लोग जो इनके साथ काम करते हैं। उसी तरह से लेव वाइगोट्स्की जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के, यानी हमारी सामाजिक इंडिविजुअलिटी है, हमारा सामाजिक आकलन भी है, ये भी अनुभव के आधार पर विकसित होता है, केवल पढ़ने से नहीं। इसके लिए हमारे समाज के साथ बच्चों का एक दूसरे के साथ संवाद होना, एक अंतर प्रक्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस समझ को बनाने के लिए, और सही माने में एक अच्छे आधार बच्चों को विकस देने के लिए। पर ये दोनों प्रक्रियाएं डिजिटल शिक्षा में बिल्कुल भी संभव नहीं है, या तो बहुत ही सीमा में संभव है, इसके बहुत अलग प्रयास करने पड़ेंगे तो भी। शिक्षा एक इवोल्यूशन के स्तर पर जानी चाहिए। हमारी डिजिटल शिक्षा जो है, हमें केवल इंफॉर्मेशन के स्तर पर रखती है ज्यादातर। इंफॉर्मेशन, ज्ञान, ज्ञान भी इसे नहीं कहा जाएगा, इसे इंफॉर्मेशन कहना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन के स्तर पर शिक्षा अगर रहती है, और डिजिटल शिक्षा मोस्टली इसी स्तर पर रहने की संभावना है, ये शिक्षा का बहुत ही निम्न स्तर है, इस बात को हमें समझना चाहिए। मैंने इस बात को कहा है कि अध्यापक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। डिजिटल शिक्षा अध्यापक की इस भूमिका को ही चैलेंज करता है, उसे एक एजेंसी के रूप में देखता है। उसका मतलब ये नहीं कि हम अध्यापक एक बेहतर रोल नहीं अदा कर सकता, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से कर सकता है, पर डिजिटल शिक्षा एक सहायक जब होता है तब ये संभव है। पूर्ण रूप से डिजिटल शिक्षा ही हमें इस अध्यापक की भूमिका को सीमित करने में एक भूमिका रखेगा। और इस तरह के पैकेजेस अगर हम लेंगे कि जो डिजिटल लॉबी के बनाए गए हैं, या फिर विशिष्ट ग्रुप के द्वारा बनाए गए हैं, जो अपना एजेंडा हावी करते हैं, और इसमें एक बाजार चलता है, तो इसमें एक थॉट प्रोसेस, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, चॉइस होना, कौन सी चीज को मैं स्वीकार करूं, और उसके लिए एक दृष्टि रखना, इसकी भी स्वतंत्रता अध्यापकों को मिलना, मैनेजमेंट के द्वारा ये स्वतंत्रता दी जाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैनेजमेंट इसमें कैसी भूमिका अदा करता है, ये भी देखने की बात होगी, बहुत इसमें सवाल रहेंगे। कुछ शिक्षा शास्त्रीय अन्य प्रश्न भी है इसमें। ये आभासी होने की वजह से बच्चे अनुभव से वंचित रहते हैं। कॉग्निशन के स्तर पे, समझ के स्तर पे गंभीर प्रश्न निर्माण होते हैं। गणित, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन बिल्कुल अच्छी तरह से हम नहीं समझा सकेंगे। व्यक्ति और सामूहिक स्तर पर संवाद नहीं होता है, इसीलिए निम्न स्तर की ये प्रक्रिया रहती है, बच्चा वंचित हो जाता है अच्छी समृद्ध शिक्षा मिलने से। और प्रत्यक्ष जीवन से ये प्रक्रिया बिल्कुल ही जुड़ नहीं पाती है, इसीलिए जो हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग जिसे हम कहते हैं, उपयोजन के स्तर पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्तर पे, एक हुनर विकसित होने के स्तर पे, उस गहराई तक ले जाने में गंभीर प्रश्न बनाएंगे। इसके अलावा अध्यापक और बच्चे, इनके बीच में एक काफी अंतर पैदा करता है, और चाहते हुए भी एक मर्यादा में ही अध्यापक बच्चों को मदद कर पाता है। उनमें आपसी रिश्ता बहुत ही भयावह बनता है। देखता है कि बच्चे के पास गंभीर प्रश्न है, पर वो किसी भी तरह से उसमें मदद कर पाए, ऐसी व्यवस्था बनने में बहुत गंभीर प्रश्न निर्माण होते हैं, अगर इसे ही एक तरीके के रूप में हम माने। अन्य प्रश्न तो है ही, मोबाइल का गलत उपयोग किया जाना, गंभीर सामाजिक प्रश्न इससे तैयार होते हैं। बच्चे और अभिभावकों के संबंधों में भी तनाव निर्माण होता है, क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय घर में रहता है। बच्चों को भी अपनी स्पेस की आवश्यकता होती है, उसे सामाजिक बनने के लिए पियर्स के साथ, बड़ों के साथ, अपने अभिभावकों के अलावा ये माहौल मिलने की आवश्यकता होती है, ये भी सीमित होता है
बच्चों के आंख पे असर होता है, बच्चों की एक्टिविटी सीमित होती है, जिसका बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। लड़कियों की शिक्षा बंद होती है। आज ही हम बहुत बड़े पैमाने पे बच्चे लड़कियों के बाल विवाह हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। उसके बाद भी जहाँ अभिभावक काम पर जाते हैं, ऐसे अभिभावकों के बच्चे जो घर में रहते हैं, उन बच्चों की सुरक्षा के भी गंभीर प्रश्न सामने आ रहे हैं। ये अन्य समस्याएं भी इसके साथ है। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि डिजिटल शिक्षा क्या कुछ भी मदद नहीं करेगी? हाँ करेगी, जानकारी देने में करेगी, कई तरह के एजुकेशनल प्रयोगों को हमारे सामने रखेगी, अध्यापक के प्रशिक्षण में मदद करेगी, स्वयं प्रेरित व्यक्ति को अपनी गति से कुछ हद तक सीखने में मदद करेगी, व्यक्तियों को जोड़कर आपस में संवाद और सीखना, ये प्रक्रिया को गतिमान करने में भी कुछ हद तक मदद करेगी। पर ये एक मदद करेगी, शिक्षा ऐसे ही नहीं होगी, तो इसका कुछ फायदा है। शिक्षा आमने सामने ही होनी चाहिए और आंशिक रूप में डिजिटल शिक्षा का उपयोग होना चाहिए। पर क्या विषमता दूर करेगी? विषमता दूर करने में बहुत बहुत लिमिटेशंस है, जिसका हमने विचार तो किया है, पर इसके अलावा विषमता दूर करने के लिए और बड़े और अन्य प्रश्नों को भी हमें व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी सोचना पड़ता है। क्या हमारे बच्चों को जो ये शिक्षा पाएंगे, ऊंची शिक्षा पाएंगे, उनके या ऊंची शिक्षा की तरफ जाएंगे, उनके लिए खुली व्यवस्था, सहज रूप से वो शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था शिक्षा की हम दे सकेंगे? जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज को खरीदना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में भले ही आप कुछ हद तक प्राथमिक शिक्षा और 18 साल तक की शिक्षा दे पाए, तो भी अन्य रचनाएं अगर अनुकूल नहीं है, तो ये विषमता दूर होगी ही, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अन्य व्यवस्थाएं भी हमें इस तरह की बनानी पड़ेगी, ताकि शिक्षा की, उच्च शिक्षा की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था, ये इसके अनुरूप पॉलिसी मैटर्स लेकर प्रत्यक्ष रूप में काम करें। मैं इसे मानती हूँ कि अभी ये प्रेजेंटेशन इस स्तर पे हम रोक सकते हैं, और अगर किसी के सवाल है तो हम इसमें आगे और भी अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया। जी भाई नमस्कार। प्रेजेंटेशन के जरिए आपने काफी चीजों को हमारे समक्ष बड़े स्पष्ट स्वरूप में रखा। ये सारी चर्चा में आज बहुत सारे सवाल जो आए हैं, मैं उसको संक्षिप्त स्वरूप में आपके सामने रखना चाहूंगा। सारे एक एक करके सवाल पूछता ही, या मैं सभी सवाल पूछता हूँ, आप इकट्ठा उसका जवाब देंगे आपकी सूचना के अनुसार? अगर आप एक से लगने वाले सवालों को क्लब कर सके थोड़ा अपने स्तर पे, तो सुविधा होगी। या एक दो ही सवाल हो तो एक साथ बोल दीजिए। ये 3 सवाल मुख्यतः प्रमुखता जिनको संक्षिप्त स्वरूप में आपके सामने रखना चाहूंगा। तीनों में रख देता हूँ आपके सामने। शाला बाह्य विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या पहले से हमारे देश में थी। उसमें एक कोरोना की ये 2 साल की महामारी का एक बहुत बड़ा जो एक समस्या निर्माण हुई, बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने है। तो उसके कारण इन विद्यार्थियों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी को हम फिर से बच्चों को स्कूल में लाने के लिए क्या कार्यक्रम होना चाहिए, और उसी के साथ साथ स्कूल 2 साल चली ही नहीं है, तो ये सारे विद्यार्थी अब शाला बाह्य विद्यार्थी उन्हें कहना चाहिए क्या? ऐसा एक ही स्तर में एक जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर शाला बाह्य जो निकले विद्यार्थी, उनसे उनके लिए क्या कार्यक्रम लेना चाहिए? और बहुत सारे लोगों ने अपना कारोबार छोड़ना पड़ा, माइग्रेशन उनका हुआ, और इस समस्या के कारण उनकी जो रोजी रोटी वो चली गई, उसके कारण भी शाला बाह्य विद्यार्थी हुए। ये दोनों शाला बाह्य विद्यार्थियों के लिए हम आने वाले समय में क्या कार्यक्रम रहना चाहिए, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल जिसका आपने जिक्र काफी किया, पर बहुत सारे साथियों ने इसको पूछा कि, और हम भी पूरे देश में जब राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रशिक्षण के माध्यम से घूमते हैं, तो शिक्षा महंगी हो गई, गरीबों को सीखना भी बहुत मुश्किल हुआ, ये कहते कहते शिक्षण का बाजारीकरण की भी बहुत सारी समस्या सामने आती है। तो इस
इस चैलेंज को, इस आह्वान को कैसे सामने जाए, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल जो है, जो सरकारी स्कूल और जो सभी स्कूलें हैं, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो आरटीई के माध्यम से आई है, तो इस शाला व्यवस्थापक समिति जो कागजों पर है, इसको सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार से आंदोलन खड़ा करने की, या किस इसको मजबूत करने में क्या हमने करना चाहिए, ये 3 सवाल यहाँ पर प्रमुख स्वरूप से आए। मैं इसको आपके सामने रखता हूँ। इस बीच में किसी को और सवाल पूछना है तो कृपा करके आप मुझे सीधे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसको संक्षिप्त स्वरूप में टाइप के सामने यहाँ रखता हूँ। देखिए, इसमें एक पहला जो प्रश्न है, इसमें हम एक नेशनल लेवल पे इस महामारी को मैनेज करने का और या फिर स्टेट लेवल पे मैनेज करने का एक तरीका हमने बनाया है। पर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की महामारी और इस महामारी का भी एक लंबा हमारे साथ या इसके साथ हमारा चलना ये अनिवार्य हो जाता है, तो शायद इतने हायर लेवल पे इसका व्यवस्थापन होना ये ठीक नहीं है। भले ही आज के वक्त में हमने ऐसे दिखता है कि कलेक्टर्स को इस तरह की एक जिम्मेदारी दी है कि जिला स्तर पे वे निर्णय ले, या कलेक्टर ने यहाँ तक भी किया है कि अगर अभिभावक और ग्राम पंचायत के स्तर पे या शिक्षा समितियों के स्तर पे कुछ इस तरह की प्रक्रिया आप करना चाहते हैं, विद्यालय खोलना चाहते हैं या शिक्षा की प्रक्रिया करना चाहते हैं, तो आप अपने जिम्मेदारी पे कीजिए। ये कह तो रहे हैं, पर मैं अब महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, यहाँ पर पूरे देश से भी लोग आ रहे हैं, इसीलिए मुझे अंदाज नहीं, मैं ऐसे मानती हूँ कि ये हर जगह इस तरह से बात हो रही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र काफी अफेक्टेड राज्य रहा है। पर इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि कुल मिलाकर शिक्षा के बारे में अगर सोचते हैं और बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचते हैं, तो ये ध्यान में आ रहा है कि इस महामारी से, कोविड से बच्चों पे जो असर हो रहा है वो इतना गंभीर स्वरूप का उनके स्वास्थ्य पे नहीं हो रहा है आज के वक्त। वो कैरियर्स हो रहे हैं या वो फेटल उन बच्चों के लिए नहीं हो रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां जहां इसका प्रकोप कम है, संक्रमण कम है, इस क्षेत्र में कुछ ख्याल रखते हुए विद्यालय खोल देने चाहिए। ऐसा एक तरह से कई मेडिकल क्षेत्र के विशेषज्ञ और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ कह रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि इस बात को समझना चाहिए, जैसे डॉक्टर संग्राम पाटिल, इनका भी मैं कई बार सुनती हूँ, उसी तरह से महाराष्ट्र के डॉक्टर अनंत फड़के हैं जो इस क्षेत्र में तज्ञ हैं। वे सभी इस बात को कहते हैं कि अभी हमें विद्यालय खोल देने चाहिए और स्थानीय तौर पे इसका संक्रमण कितना गंभीर है यह ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर इसके निर्णय होने चाहिए, और विद्यालय तो तुरंत कम ज्यादा समय के लिए परिस्थितियां देखते हुए खोलने चाहिए, ध्यान रखते हुए इसका प्रत्यक्ष रूप से फेस टू फेस काम शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कि हमें विद्यालय खोलने पड़े, फिर कुछ समय के लिए बंद करने पड़े, पर डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, इसकी तरफ जाना या इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है आज जो भी हमने मर्यादाएं देखी है उसको ध्यान में रखते हुए। फिर रही बात बहुत बड़े पैमाने पे हमारे माइग्रेटरी लेबर्स जो कहाँ बड़े शहरों से कहाँ कहाँ अपने गांव में लौटे हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ गए हैं, जो शिक्षा से बहुत दूर है आज के वक्त में। इन बच्चों के लिए बहुत गंभीर प्रश्न हैं उनकी शिक्षा के माध्यम से लेकर, और जहां भी वे गए हैं वहां पे उन्हें किस तरह की उपलब्धता हो, इसके बारे में स्थानीय स्तर पे अगर व्यवस्थापन होता है, ग्राम पंचायत के स्तर पे, जहां पर आप लोग बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, इसका सर्वे हो कि हमारे गांव में कितने माइग्रेटरी एक लोग लौट कर आए हैं और उनके कितने बच्चे हैं, और उन बच्चों के लिए किस तरह का प्रावधान हो सकता है। अगर ये हो सकता है और स्थानीय स्तर पे अगर हम व्यवस्था कर सकते हैं, तो हमें तुरंत उन बच्चों को शामिल करना चाहिए शिक्षा प्रक्रिया में। ये बहुत जरूरी चीज है, और हो सकता है कि हमारे गांव में जो युवा लोग होंगे जो शिक्षित हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया में साथ लेना चाहिए, और अध्यापक को भी अगर उसका फर्स्ट डोज सेकंड डोज हुआ है तो एक उसे अपने गांव में
आने के लिए खुलापन देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ हद तक इससे ये प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। और अगर सुविधा हो तो निश्चित रूप से बड़ी एक डिजिटल व्यवस्था भी, यानी बड़े स्क्रीन भी अगर खोलते हैं, तो जिन बच्चों के पास आज के वक्त में खुद के गैजेट्स नहीं हैं, उन बच्चों के लिए एक जगह पे आकर बड़ी स्क्रीन पे चीजों को समझना, और वहां पे शिक्षक का एक डिस्टेंस रखते हुए अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि वो केवल एजेंसी नहीं है और कोई पैकेज जो है उसको ट्रांसफर करने का, तो वो अपने कार्यक्रम अपनी समझ, रिफ्लेक्टिव समझ के साथ बच्चों तक ये प्रक्रिया ले जाए, तो कुछ हद तक डिजिटल शिक्षा और अध्यापक अपनी एक बेहतर समझबूझ के साथ इस दिक्कत की परिस्थिति में कुछ कुछ हद तक परिस्थिति को संभाल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है आज की स्थिति में। और निश्चित रूप से मैं ऐसे मानती हूँ कि पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से आज महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो लोगों ने अपने अपने स्तर पर, गांव के स्तर पर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक डोनेशन के रूप में खड़ा करना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि आप जो इसेंशियल चीज है, जिसको बराबरी से हर बच्चे तक जाना चाहिए, कोई एक व्यवस्था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक जिम्मेदारी को अगर डोनेशन के तहत अगर लोग देते हैं, पंचायत के रोज लोग देते हैं या कोई कॉर्पोरेट एजेंसी देती है उनके सीएसआर के तहत, तो उसे स्वीकृत कीजिए। इस रूप में जब कहते हैं और सेंट्रली अपनी जिम्मेदारी को नकारते हैं, तो इसका विरोध भी करना चाहिए। पंचायत के स्तर पर अपनी तरफ से उन्होंने जरूर योगदान देना चाहिए, ये मैं नहीं कहूंगी, वो बहुत ही जरूरी है, हर तरह से जरूरी है। शिक्षा का एजेंडा भी अपनी जरूरत के हिसाब से उसको आधार देने के लिए अपने हित संबंधों को ठीक तरह से शिक्षा व्यवस्था में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है या नहीं, इसको भी समझ, क्रिटिकल समझ आने के लिए बिल्कुल एक गहरी समझ पंचायत रचना में काम करने वाले लोगों की बढ़ना जरूरी है, उनका से भी बढ़ना चाहिए। पर साथ साथ सरकार की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को सरकार से दूर कर देना ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे के पास ये गैजेट्स हो, हर विद्यालय के पास ये अनिवार्य रूप से गैजेट हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा हमें मानना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से इसको निजी और निजी पार्टनरशिप को ले सकती है, पर वो अपने टर्म्स पे ले, अपने टर्म्स पे इसका उपयोग करे, न कि वो लोगों को उसके बल पे अपने अपने हिसाब से वो करें। ऐसा ये मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं समझती हूँ। इसमें कोई बराबरी नहीं आ सकती, इसमें कोई ऐसे पंचायत हो सकती है, आज ऐसे भी हो रहा है कि जो पंचायत इस दिशा में अच्छा काम कर रही है उनको उनको सम्मानित किया जा रहा है, सम्मानित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सम्मानित किया जाना चाहिए। पर इस सम्मान को इसलिए नहीं करना चाहिए सम्मानित कि बाकी लोग भी इसी तरह से, जो गरीब भी पंचायतें होगी उनको भी यही करना है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट जाए, इस तरह से अगर कर रहा है तो वो ठीक नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा यानी एक 18 साल की शिक्षा, ये सरकार की ही जिम्मेदारी है, इसको बिल्कुल मान लेना चाहिए। आज के वक्त में बहुत ही गंभीर रूप से ये बात तो निश्चित है। रही बात बाजारीकरण की, मुझे ऐसे लगता है कि आज जिस तरह से निजी निवेश को उच्च शिक्षा में भी बढ़ाया जा रहा है और स्तरीकरण हो रहा है हमारी शिक्षा का भी, स्कूली शिक्षा का भी, इसे भी रोकने की आवश्यकता है। ये बहुत ही इसे हम एक इसको बढ़ावा मिले, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि निजी विद्यालय नहीं चले, चल सकते हैं, पर निजी विद्यालयों पे और सरकारी विद्यालयों में एक साझा एक समान तत्व होने चाहिए सीखने के। बच्चों पर होने वाला खर्च वो भी मोटे तौर पे समान होना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ये हर विकसित देश में होता है, हमारे यहाँ भी इस तरह की समता अनिवार्य रूप से आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक और बात हो रही है, नेशनल ओपन स्कूलिंग इसको खोला जा रहा है ताकि बच्चे जहां भी जिस भी मर्यादा में काम कर रहे हैं उनकी शिक्षा की रचना चलती रहे। इस रचना को के कुछ फायदे हैं, पर इस रचना को इस बच्चे शिक्षा काम में लगे और साथ साथ पढ़े, अ, इस तरह के एक सेकेंडरी व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जो बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए 18 साल तक की शिक्षा एक हमें बहुत ही लचीले तरीके से फेस टू फेस बेसिस पे मिलनी चाहिए। हमारे बच्चों को काम के लिए शिक्षा, जीवन के लिए जीवनी अर्जित करने के लिए शिक्षा इस रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं यहाँ एक और गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। नई तालीम की शिक्षा की तरफ एक काम के द्वारा शिक्षा है, काम और ज्ञान का अंतर कम करने वाली ये शिक्षा है और एक तरह से इसके द्वारा अभिभावकों को मदद करे ऐसे माना गया है। पर एक बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये शिक्षा बच्चों के हक, शिक्षा हक की बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करती है और बिल्कुल ये नहीं मानती है कि इंडिविजुअल रूप से बच्चा अपनी यानी पैसे कमा के सीखे इंडिविजुअल बच्चा के रूप में। वो एक सार्वजनिक रूप से शिक्षा और गांव की एक सरकार और गांव के बीच के संबंध की बात है। सरकार और शिक्षा व्यवस्था और समाज के रूप की एक व्यवस्था की बात है। इसको अलग ढंग से देखने की आवश्यकता है। पर आज जब देश एक महासत्ता के रूप में जाना चाहता है, देश के पास बहुत सारा पैसा है, ऐसे वक्त में शिक्षा को एक दुय्यम स्थान देना, सेकेंडरी रोल में डालना स्कूली व्यवस्था को, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल मानना चाहिए हमें। और बाजार को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ओपन स्कूल सिस्टम सब स्टैंडर्ड तरीके से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर हम सही माने में मानते हैं कि बच्चों में हुनर आए, जिसका इसमें कुछ हद तक विचार किया गया है, पर वो भी एक अर्निंग के लिए नहीं, एक हुनर विकसित करने के लिए, एक इंटीग्रेटेड लर्निंग की सोच, यानी दिल, दिमाग और शरीर को जीवन के साथ जोड़कर सीखने के तरीके के रूप में अगर देखते हैं, तो विद्यालय के स्तर पे ये होगा, नई तालीम की दिशा से। ये अलग इंटीग्रेटेड है या अलग अलग नहीं है कि बच्चा कमाने के लिए अलग जगह सीख रहा है और सीखने के लिए एक सब स्टैंडर्ड ओपन स्कूल सिस्टम का सहारा ले रहा है। ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये बाजार के दिशा में ले जाती है और बच्चे को एक वर्कर, लेबर के रूप में विकसित करती है। निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि हमारे जैसे देश में ये होगा कि 18 साल के बाद बच्चे अलग अलग काम में जाएंगे और उसके बावजूद भी उन्हें अगर लगता है कि एकेडमिक्स में वो जाना चाहते हैं एक समय के बाद या उसमें शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकेडमिक्स और वोकेशनल एजुकेशन, इसके बीच में प्रक्रियाएं होनी चाहिए कि कभी बच्चा इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, या दोनों चीजें साथ साथ ले चले। इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था कई देशों ने कुछ हद तक की है। मैं अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड में गई थी, वहां पर उन्होंने काफी हद तक इस तरह के क्षेत्र में आपसी तालमेल भी रखा और आपस में लेन देन भी है। बच्चे आसानी से या व्यक्ति आसानी से इधर उधर कर सकती हैं कुछ हद तक, पर वहां भी शारीरिक काम को या हुनर को बौद्धिक शिक्षा से कुछ हद तक कम स्थान भी दिया है। इसीलिए अगर हम सही माने में इसको समता की बात करते हैं, तो हमारे जैसे देश में जहाँ पे दिल, दिमाग की शिक्षा और हाथ की शिक्षा, इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है और ये खाई बढ़ती जा रही है। डिजिटलाइजेशन से तो ये खाई और भी बढ़ रही है और निजीकरण से। इसको हम कैसे कम करेंगे और हाथ की शिक्षा और दिमाग की शिक्षा, इसका यानी करते हुए सीखना और दिमागी शिक्षा, इसको जोड़ कैसे बिठाएं, समाज की जरूरतों का भी जोड़ कैसे बिठाएं, इसका एक नए इनोवेशन हमें करने पड़ेंगे। मैं ऐसे मानती हूँ कि गांधी जी, उनके शब्दों के हिसाब से उस वक्त के मत जाइए, पर बहुत ही अलग ढंग का दर्शन उनका है जो आज के स्थिति में इनोवेट करने के लिए हमें मदद रूप हो सकता है। काम करना पड़ेगा इसके लिए हमें। व्यवस्थापन समिति ये सोच रखते हुए अपने स्तर पे
काम करें और जितना भी सपोर्ट अपने लेवल पे अभिभावकों के स्तर पे, व्यवस्थापन समिति में बहुत बड़े पैमाने पे अभिभावक होते हैं, वो इस प्रक्रिया में ध्यान दे और सकारात्मक रूप से बच्चे इसमें शामिल हो, इसका ख्याल रखें। हमारे यहाँ शिक्षा के बारे में अभिभावकों का भी की उदासीनता काफी बड़े पैमाने पे है। वे समझते नहीं हैं कि शिक्षा कैसे होती है। उन्हें भी इससे अवगत किया जाए। शिक्षा व्यवस्था इसमें काफी काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है और विद्यालय के साथ एक साझा भागीदारी अपनी बना सकती है। मुझे लगता है मैंने अपने स्तर पे कुछ इसके जवाब देने की कोशिश की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताई। जो आप डिस्क्रिप्शन जैसे कुछ सवाल जो थे उसका आपने प्रेजेंटेशन में उसके जवाब दे दिए है, पर ये विषय में आने वाले समय में आपके साथ जरूर एक लंबे अध्ययन और गहरे अध्ययन की आवश्यकता जो है उसको हम सब लोग महसूस करते हैं। अब मैं अंत में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की अध्यक्षा सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आज के इस मीटिंग का अध्यक्षीय जो मनोगत है संगठन राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के नाते वो यहाँ पर करे। भारती ताई कुछ कहना चाह रही है शायद, तो भारती ताई से भी आपका हाथ भारती ताई आ रहा है, आप कुछ कहना चाहते तो प्लीज। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहती थी कि जो मुझे लगता है उसका थोड़ा सा बात रखी गई लेकिन शायद छूट गई कि सांस्कृतिक के लोग पूरा जो बदलना चाहते हैं, जैसे कल मध्य प्रदेश का आया है कि एमबीबीएस के स्टूडेंट को वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ के लीडरशिप के चरित्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो अभी के सरकार का जो पूरा ये है सोच है, ये देखते हुए जो अभ्यासक्रम बनने वाला है उसमें भारतीय होने का मतलब क्या होने वाला है, मुझे लगता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में यदि कुछ बात कर सकते हैं तो। इस चर्चा के पश्चात मीनाक्षी जी बात करेगी। ये सवाल का जवाब दे दीजिए। एक तरह से हम डिजिटलाइजेशन को सीमित रखते हुए ये चर्चा हुई। अपने आप में नेशनल करिकुलम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अभी भारती जी ने जो मुद्दा रखा है उसके आधार पे बहुत ही गहराई से सोचने की आवश्यकता है। इस पूरे प्रारूप में कुल मिलाकर ये दिखता है कि भारतीय संस्कृति के ऐसे मूल्यों को बहुत बड़े पैमाने पे रखा गया है, जैसे त्याग हो या सेवावृत्ति हो या फिर ऐसे हमारी विरासत की बात कही है जिसको मैंने कुछ हद तक एक अधोरेखित किया था मेरे प्रेजेंटेशन में, उसको अनफोल्ड करने की बहुत आवश्यकता है। हमें सवाल उठाने की आवश्यकता है कि हम किसके संस्कृति की बात कर रहे हैं। कुछ चंद अभिजनों के संस्कृति की बात कर रहे हैं जो पाठ्य पुस्तक बनाते हैं। हमारे आज के पाठ्य पुस्तक भी एक इसी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, उसी संस्कृति को बेहतर संस्कृति मानने वाले हैं और आज के आरएसएस के प्रभाव में काम करने वाला आज का पक्ष। और जिस तरह से आज के वक्त में अगर सीधे रूप से कहा जाए कि इस संस्कृति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा गाय है, ऐसा कहने वाला हो सकता है कि अभी बहुत ही मैं रिसेंटली कुछ चीजें ऐसी जहां स्त्रियों के हक के बारे में लड़ना पड़ रहा है घरों में और समाज में, उसके पंचायत राज व्यवस्था में, संसद के स्तर पर, वहां पर हम गाय को इतना प्रथम स्थान दे रहे हैं और महिलाओं को स्थान देना अभी हमारा बाकी है। तो मैं गाय के विरोध में नहीं हूँ। गाय हमारी पूरी एक इकोलॉजिकल जो व्यवस्था है खेती की उसमें काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है, पर धर्म के रूप में एक उसको स्थान देना और एक हार्मोनियस एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में उसका एक अपरिहार्य हिस्सा के रूप में उसको समझना, उन नस्ल को संवर्धित करना, एक साइंटिफिक तरीके से समझना उसके बारे में एक बहुत ही एक आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया अलग है। उसको जिस तरह से हम ले जा रहे हैं ये बिल्कुल धार्मिक रूप में ले जा रहे हैं, ये एकदम गलत है ऐसा मुझे लगता है। और एक विशिष्ट संस्कृति को हम औरों पे हावी कर रहे हैं
और मुझे ये लगता है कि इसमें द्वंद्व भी खड़ा कर रहे हैं, दो धर्मों के बीच खड़ा कर रहे हैं, एक धर्म के भीतर जातियों के बीच खड़ा कर रहे हैं, एक विशिष्ट संस्कृति का नाम लेते हुए। और जो भी डिजिटल कंटेंट भी आएगा, मैंने ये कहा था मेरे इसमें, डिजिटल कंटेंट जो आ रहा है वो कोई एक व्यक्ति कुछ चंद उस एजेंसीज बना रही है। ये एजेंसीज कौन सी हैं? इसमें ग्लोबल प्रभाव स्वार्थ रखने वाली कौन सी हैं? सांस्कृतिक प्रभावों को सामने रखते हुए या एजेंडा को रखते हुए अपना एजुकेशनल मटेरियल, डिजिटल मटेरियल बना रही है, वो कौन सी है? और हमारे विद्यालय, निजीगत विद्यालय कौन सी वैचारिक बिरादरी के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं? हमें ये समझना चाहिए, जब बहुत बड़े पैमाने पे निजीगत ढंग से विद्यालय चलाए जाते हैं तो उस पे बहुत बड़ा कंट्रोल ये होना चाहिए। कानूनन तो है, पर डू वी इंश्योर कि हमारे विद्यालयों के भीतर इन संवैधानिक मूल्यों के बराबर को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाएं, एक लेन देन की प्रक्रियाएं, एक शिक्षा की प्रक्रियाएं हो रही है या नहीं? हमारे विद्यालयों में सरस्वती की पूजा होती है या और कुछ होता है, तो कभी क्या अगर हम सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं जो हमारे संविधान में, तो क्या धर्मों को एक अध्ययन के रूप में रखा जा रहा है या किसी एक धर्म को ध्यान में रखते हुए हमारी एक प्रक्रियाएं हो रही है विद्यालय की, और किसी एक विचार को हम सभी बच्चों पे वो विचार हावी हो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं? ये बहुत ही बारीकी से ध्यान इनका रखने की जरूरत है। और मैं से मानती हूँ कि इस तरह की संवेदनशीलता है, अगर पंचायत की भूमिका, अगर पंचायत में हमारे लोग व्यवस्था कुछ देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो उन्हें हमारी पंचायती रचना इस तरह के एक सेक्युलर एजेंडा को कितना मजबूती से समझकर उसके साथ जाएंगे, न कि ऐसे कि इसमें हमारे गांव में भी कुछ मजबूत लोग हैं, हमारे देश में भी कुछ मजबूत लोग हैं, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा भी कुछ मजबूत लोगों के साथ हो सकता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो हम किसके साथ अलाइन होते हैं, ये हमारे सामने के सवाल है, पंचायत राज में काम करने वालों के सामने के भी सवाल है। इसीलिए शिक्षा एक राजनीति भी है, ये मैंने कहा था। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी राजनीति किन मूल्यों को बढ़ावा देगी। किसी एक धर्म ने जो मूल्य माने गए हैं उसको, धर्म को मैं कम नहीं मानती हूँ, धर्म के कुछ मूलभूत तत्व हो सकते हैं निजीगत तौर पर हमारी रचनाएं, जो सार्वजनिक रचनाएं हैं, ये हमारे राष्ट्र ने जो मूल्य माने हैं उसके साथ चलेगी। व्यक्तिगत तौर पे कैसे चलना है इसकी स्वतंत्रता हमें दी है, और इसका ख्याल पंचायत राज की व्यवस्था में रखा जाएगा, जहां तक जिला स्तर पे भी, और क्रिटिकली देखेगा। और ऐसे जो भी प्रक्रियाएं राष्ट्रीय स्तर पे होगी या राज्य के स्तर पे होगी, उसको एक राजकीय प्रक्रिया के रूप में भी बारीकी से देख के अपनी भूमिका बनाएगी। ठीक है, मीनाक्षी जी से अनुरोध करता हूँ। सभी साथियों को जय जगत। बहुत ही विस्तार से हमने सुना आपको, और सुषमा जी ने अपने सभी अनुभव हमारे साथ साझा किए, जो कि अपने आप में हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक थे, और उसके जरिए हमने शिक्षा के पूरे जो महत्व है उसको जानने की कोशिश की। मैं केवल यहाँ पर, क्योंकि समय भी काफी हुआ है, मैं केवल 3 बातें यहाँ पर रखना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहले तो कि शिक्षा के परिसर को हम कैसे देखते हैं, शिक्षा के परिसर में हम उससे हमारी क्या उम्मीदें हैं, ये हमारे सामने सबसे पहला सवाल आता है। और उसमें मुझे लगता है कि अगर कोई एक तरह का गाइडिंग प्रिंसिपल या कोई मार्गदर्शी सिद्धांत होगा, तो वो उसको हम ऐसे रख सकते हैं कि जैसे कि हमारे धर्म में भी कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये,
विद्या वही है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाए, क्योंकि कर्म को भी वो वही मानती है जो कि बंधन काटे। तो आज हम ये देखते हैं कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो मानसिक तौर पर मुक्ति की दिशा में हमें ले जाती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। केवल बाजार के हद तक नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा सवाल है ही कि हमने केवल आर्थिक स्वावलंबन तक अपने आप को सीमित न रखते हुए उसको, मनुष्य को मात्र किसी अन्य मशीन की तरह एक उत्पादकता बढ़ाने वाले यंत्र के तौर पर हम उसको तैयार करना चाहते हैं। तो ये बंधन काटने वाली प्रवृत्ति नहीं, लेकिन ये केवल आर्थिक तौर पर और बाजार के हद तक ये बात नहीं है। आज हम ये देखते हैं कि हमारे जो शैक्षणिक परिसर हैं, वो सभी शैक्षणिक परिसर हमें बल्कि कई तरह के बंधनों का कैदी बनाते हैं। हमें इस तरह के, पहली बार हमें इस तरह के परिचय देते हैं कि हम ये समझने लगते हैं कि काम की गुणवत्ता के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होगा। मतलब ये कि हम ये मानने लगते हैं एक स्कूल में जाने के बाद कि कुछ जो काम है वो भी भले ही निर्माण के ही काम क्यों ना हो, वो हेय हैं, और कुछ काम बहुत श्रेष्ठ हैं जिनकी पढ़ाई की जानी चाहिए। तो हमारा शैक्षणिक परिसर समावेशी होने के लिए, समतामूलक होने के लिए और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध कैसे दिखे, ये बहुत जरूरी है। और समावेश का मतलब केवल इतना भी नहीं होता कि सभी तबकों के बच्चे आकर उस जगह पर पढ़ते हैं, बल्कि उसके साथ साथ यह भी होता है कि हम अपने बच्चों के घर का जो वातावरण है उसका समायोजन अपने लोक शिक्षण में और लोक चेतना के विकास में किस हद तक करते हैं। क्या हम अपने वो बच्चे जो खेतीहर परिवारों से आते हैं, उनके माता पिता को बुलाकर उनसे खेती के विषय में कभी अपने बच्चों के साथ कोई चर्चा करते हैं क्या? हम लुहारों को बुलाकर बात करते हैं क्या? हम मिस्त्रियों को बुलाकर बात करते हैं क्या? तो कहीं ना कहीं हमारे प्रश्न भी बच्चों से ये होते हैं कि आप में से कौन वकील होगा या कौन डॉक्टर होगा, और जब भी नेता की बात आती तो खैर पूरा क्लास हंस पड़ता है। वो एक अलहदा विषय है, लेकिन लोक चैतन्य का व्यापक अगर हम विकास चाहते हैं तो उसका हमारे शैक्षणिक परिवेश का सर्वसमावेशी होना और सामाजिक तौर पर जितने भी निर्माता वर्ग है, वो चाहे किसी भी तरह के निर्माण कार्य में, राष्ट्र के निर्माण कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत का एक सिलसिला कैसे शुरू कर सकते हैं और हमारे परिसरों को कैसे उसका माध्यम बना सकते हैं, ये हमारे सामने एक प्रश्न है। और इसी से जुड़ा हमारा संस्कृति का प्रश्न भी है कि क्योंकि हमारी संस्कृति में जिनके पास भी किताबी ज्ञान है उनका प्राधान्य रहा है हजारों हजारों साल तक, तो हम आज भी पुस्तक में जो ज्ञान है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ जो अन्य क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले लोग हैं उनके साथ हमारा कोई संवाद या फिर उनके साथ किसी भी प्रकार का समायोजन शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता। तो उसी का कारण है कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो वो एक प्रकार की लघु अभिजात्य वर्ग मात्र की संस्कृति होती है। उसमें आदिवासी रंग या उसमें लोक समाज के अलग अलग विभिन्न कामगारी समुदायों के रंग आ नहीं पाते। तो एक तो हमारे सामने ये एक प्रश्न है, और उसी की वजह से भी ये हुआ कि कोरोना काल में माता पिता ने भी मान लिया और दीगर समाज ने भी मान लिया कि बच्चों की शिक्षा तो केवल शिक्षकों के जरिए ही हो सकती है। ये सही है कि औपचारिक शिक्षा वही हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी एक निरक्षर माँ भी अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाती है, इसको हम कम करके नहीं आंक सकते। और इसको अगर शैक्षणिक परिसर में इस ख्याल को अगर हमने समायोजित किया तो हम शायद काफी आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी और जो मुझे लगता है कि महत्व की बात है, और सुषमा जी ने बहुत ही विस्तार से उसके परिप्रेक्ष्य को यहाँ खोला है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी जो व्यवस्था है, जो शैक्षणिक परिसर है,
वो 3 चीजों की शायद पूर्ति करे तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो वो सूचनाएं दे, जिसको जो कि आज केवल वो सूचना केंद्र होकर रह गया है, तो वो इंफॉर्मेशन तो दे, ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो सूचना हमें चिंतन किस दिशा में लेकर जाए, वो इंफॉर्मेशन हमको इंट्रोस्पेक्शन की तरफ लेकर जाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर तीसरी चीज ये कि उन सूचनाओं के साथ जब हम मंथन करें तो हम सृजन की ओर बढ़े, यानी कि इनोवेशन की ओर, नवाचार की ओर बढ़े। ये हम अगर कर सकेंगे तो वो डिजिटाइज मीडिया के जरिए नहीं हो सकता, वो रूबरू होकर के और शैक्षणिक परिसर के जरिए ही हो सकता है। और तभी जाकर के हम शैक्षणिक परिसर को एक बार असम के एक डॉन बॉस्को स्कूल के फादर से परिचय हुआ, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से कहा कि मैं मानता हूं कि शैक्षणिक परिसर क्या होता है, उसे अगर एक लाइन में परिभाषित करना है तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहूंगा कि वो सेफ स्पेस टू रिबेल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसे कहा, चुनौती देना सिखाए, और वो चुनौती के साथ ही हम नवीनता की ओर बढ़ते हैं, अपने भीतर की जड़ता को समाप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं, और हमारी जो रोशन ख्याली है वो हमको आगे की ओर रास्ता दिखाती है, जो कि हमारे लिए एक बेहद जरूरी अभिप्राय शैक्षणिक परिसर का हो सकता है, और आने वाले समय में हम उस दिशा में देख सकते हैं। और तीसरी बात मैं यहाँ पर कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगी कि विभिन्न स्कूल के ढांचों को देखने का अनुभव कुछ समय में मिला, और विशेष तौर पर बस्तर और नर्मदा के अंचल में बहुत तरह के शैक्षणिक परिसरों को देखा। ऐसे शैक्षणिक परिसर भी देखे जहां पर कि केवल वो वर्ग जिसकी प्रभुत्व संपन्नता हमारे समाज में सालों साल से स्थापित रही है, उनके मूल्यों को सब पर थोपने की कोशिश हुई, ये भी बस्तर में देखा। और इस तरह के स्कूल के परिसर में ये होता है कि स्थानीय जनसमाज अपने ही संस्कृति के प्रति हेय दृष्टि लेकर वापस लौटता है। दूसरी तरफ भीमरापाल में गांधी और विनोबा जी के रंग में रचे बसे स्कूल भी देखे, जहां पर कि जो वहां के संस्थापक हैं वो स्वयं कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को गांव के लिए तैयार करता हूं, उसके प्रति हीनता रखने के लिए नहीं, उसमें रचने बसते हैं और उसके भीतर बाहर की दुनिया की वैज्ञानिकता के साथ समाविष्ट होने के लिए मैं उनको तैयार करता हूं। तो ऐसे भी परिसर देखे। और फिर तीसरे तौर पर हमने नर्मदा के अंचल में जीवनशाला के जरिए ऐसे भी परिसर देखे जहां पर उपज का एक हिस्सा दिया जाता है और जहां पर पलायन भी बहुत होता है, लेकिन उसी शैक्षणिक परिसर में बच्चों की शिक्षा का ह्रास नहीं होता, वो वहां पर रहते हैं और फिर लड़ाई पढ़ाई साथ साथ का नारा भी देते हैं। लेकिन सही बात यह है कि वहां पर एक प्रकार से जो लोक चेतना है उसके भी विकास के लिए एक समिष्टिगत प्रयास किया जाता है। और चौथी तरफ हम वो फॉर्मल एजुकेशन देखते हैं जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन वो अगर केवल हमको आज्ञा पालन सिखाए तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आज्ञा पालन की परिधि से बाहर जाकर, जैसे नियमगिरी के लोगों ने चुनौती देना सीखा, वहां पर कोई भी किसी भी स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन उनके पास अपना एक लोक चैतन्य का विकास उनके अपने समाज ने, उनके अपने समुदाय ने किया। तो इन सबका समायोजन हम कैसे अपनी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में कर पाए, ये हम सब लोगों के आने वाले समय की चुनौती है। और उसमें पंचायती राज संगठन के जनप्रतिनिधि बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हम सबसे नजदीक गांव में रहते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह से हम शिक्षा को लेकर आए कि उसका एक प्रकार का लोकव्यापीकरण हो, और जो लोक समाज है गांव का, उसका और स्कूल का एक जीवंत आदान प्रदान का वो केंद्र बने। तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का समायोजन उस शैक्षणिक परिसर में होगा, ऐसा मुझे लगता है कि वो हमारी एक बड़ी सार्थकता हो सकती है। फिर हम शायद ये भी होगा कि हम अपना जो शैक्षणिक कैलेंडर है उसको, और जो कृषि जीवन का दैनंदिनी का जो कैलेंडर है उसका भी एक प्रकार का तादात्म्य बिठाते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक हमारे लिए आने वाले समय
की बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो आज हम देख रहे हैं कि फिर से बच्चों को स्कूल के परिसर में लाने की चुनौती हमारे सामने खड़ी है। और डिजिटाइज करने की होड़ ने एक तरह से लोगों को ज्ञान से भी महरूम किया है, और विभिन्न तबकों के बीच में समायोजन न हो करके ऑलरेडी जो श्रेणियों में बटा समाज था उसको और ज्यादा श्रेणीबद्ध किया है। तो उसको हम उन खाकों को कैसे तोड़ सके और अपनी समूचे शिक्षा प्रणाली को कैसे खाकों से मुक्त कर सके, ये हमारे सामने की चुनौती है। और इस दिशा में हम सब आने वाले समय में निश्चित तौर पर काम करेंगे। मैं इतना ही कहकर पुनः एक बार सुषमा जी का, भारती जी का, आशुतोष जी का, जगा भारत के पूरे टीम का और हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। अब मैं अक्षय समर्थ जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। अक्षय समर्थ जी। अनम्यूट कीजिए माइक अक्षय जी। हर्षवर्धन जी, अक्षय जी का नाम वही है? हाँ, RGPRS न्यू दिल्ली। हाँ हाँ, मैंने उनको हाँ, एक मिनट अक्षय जी, आशुतोष जी आपको हाँ, देख नहीं पा। धन्यवाद मीनाक्षी जी। आज के हमारे इस ऑनलाइन सेमिनार जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन और जगा भारत द्वारा आयोजित किया गया है, उसकी मुख्य वक्ता सुषमा शर्मा जी, जो कि आनंद निकेतन की संचालिका है, नई तालीम समिति सेवाग्राम द्वारा संचालित। उन्होंने हमारे इस वेबिनार के विषय नई शिक्षा नीति क्या विषमता को कम करेगी, इस विषय पर जिस तरीके से प्रकाश डाला, सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। और जिस जो विषमता हमारे समाज में है, उस वजह से आज इस शिक्षा नीति के वजह से जो विषमता और बढ़ेगी, उस पर हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी अध्यक्षा मीनाक्षी नटराजन जी, जो कि हमारी प्रेरणा स्रोत है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे उपाध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाळ, जो हमें हमारे मार्गदर्शक हमेशा से रहे हैं। और आज के इस वेबिनार को संचालन करने वाले आशुतोष शिर्के जी, भारती शर्मा जी, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी RGPRS की पूरी टीम, जगा भारत की पूरी टीम, सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो आज का विषय था और जो अध्यक्षीय उद्बोधन था, ये ऐसा था जिसपे सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इस विषय में आगे हम हमारी जिम्मेदारी कैसे निभाएं, ये हम सबको आगे तय करना है। इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं का, सभी हमारी टीम का धन्यवाद देता हूँ।